नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श आज पुनः आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं, जो एनसीईआरटी हमारे किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण अंग है। अधिकतर एग्ज़ाम में एनसीईआरटी को बेस्ड मान के ही किसी प्रकार का क्वेश्चन तैयार किया जाता है। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एनसीईआरटी के प्रत्येक अध्याय का कक्षा 7 विज्ञान प्रत्येक अध्याय का समरी पढ़ते हैं तथा एक दो मुख्य बिंदुओं को विस्तारपूर्वक भी वर्णन करते हैं। अगर आप इसे ऑफलाइन मार्केट से ख़रीदना चाहें हार्ड कॉपी तो आप इसे ख़रीद सकते हैं, जो मात्र 65 रुपीज़ में मार्केट में अवेलेबल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम पॉइंट पर आते हैं। जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियो में देखा, जिसमें अध्याय 1 पादपों में पोषण, अध्याय 2 प्राणियों में पोषण को पढ़ा। आज अध्याय 3 ऊष्मा के विषय में पढ़ेंगे और इसके सारांश को समझेंगे। तो चलिए सारांश की ओर चलते हैं। देखिए मित्रों, यह है अध्याय 3 ऊष्मा। इस चैप्टर में ऊष्मा के विषय में बताया गया है। तो चलिए इसके सारांश को पहले देखते हैं। तो देखिए मित्रों, यह है अध्याय 3 का सारांश, जिसे आपने क्या सीखा करके यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदुओं की तरह दिया गया है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियां पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है। तापमापी वह युक्ति है जिससे ताप मापा जा सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिसर, इसका जो रेंज होता है, वह 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। इन तापमापियों का जो रेंज होता है, इसका जो परिसर होता है, वह -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मनुष्य का शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। देखा आपने, यहाँ पे सारांश के रूप में बहुत कम ही बिंदु दिए गए हैं। इसका विस्तार इस अध्याय के अंदर दिया होगा। यहाँ पे 2 तरह के थर्मामीटर के बारे में बताया गया है। एक डॉक्टरी थर्मामीटर, जो हम लोग घर में भी रखते हैं, कभी किसी को जो बुखार होता है उसी थर्मामीटर से उसका बुखार का मापन किया जाता है, जिसका रेंज इसमें बताया गया है, जो 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेकिन एक थर्मामीटर जो प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है, जिसको लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रयोगशाला तापमापी, जिसका जो रेंज होता है वो ज़्यादा होता है, जो -10 डिग्री तक के टेम्परेचर को भी नाप सकता है और मैक्सिमम 110 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को नापता है। जैसा कि आपने देखा समरी में कैसे मुख्य बिंदुओं का निचोड़ यहाँ पे दिया रहता है, पूरे अध्याय का निचोड़। और अभी आपको रिसेंटली जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें भी यहाँ से कई क्वेश्चन बने थे। जैसा कि सभी अध्याय में प्रमुख शब्द के रूप में कुछ शब्द भी दिए रहते हैं, तो इसमें भी दिए हुए हैं। तो चलिए इसके प्रमुख शब्दों को पढ़ते हैं। सेल्सियस स्केल, चालन, चालक, संवहन, कुचालक, अधिकतम न्यूनतम तापमापी, उष्मारोधी, थल समीर, समुद्र समीर, विकिरण, ताप, तापमापी, थर्मामीटर, अंकीय तापमापी, प्रतिरोधी। तो ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस पाठ के अंदर दिए गए हैं। तो देखिए मित्रों, जैसे इसमें प्रमुख शब्दों के रूप में बहुत सारे शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें से हम ये 2 शब्द को लेते हैं, थल समीर और समुद्र समीर, और इसको पाठ के अंदर जो विस्तार पूर्वक बताया गया है उसमें समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ से बताया गया है, चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। जो तटीय क्षेत्रों में लोग रहते हैं, उनको एक मनोरंजन के लिए एक परिघटना होती है, उसका वो अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो गर्म वायु जो होती है वो ऊपर की ओर उठती है हमेशा। तो इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। जैसे स्थल पर की गर्म वायु ऊपर उठ जाएगी, तो जो समुद्र की वायु खाली स्थान भरने के लिए स्थल की ओर आएगी। तो इस चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। ये जो हमारा चित्र 3.11 में यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए, जो स्थल की गर्म वायु है वो समुद्र की ओर चली जाती है, और जो समुद्र की जो ठंडी वायु है वो स्थल की ओर आ जाती है। इसी को हम समुद्र समीर कहते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको चित्र में भी दिखा दिया। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियाँ समुद्र की ओर बनाई जाती हैं, जिससे ठंडी वायु उधर आए और उसका आनंद आप खिड़की के माध्यम से ले सकें। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। देखिए, जिसे हम थल समीर कहते हैं, वो इस चित्र में दिखाया गया है। यहाँ ठंडी वायु समुद्र की ओर आएगी और समुद्र की जो गर्म वायु है वो स्थल की ओर जाएगी, तो इसे हम थल समीर कहेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं, जो ठंडी वायु है स्थल से समुद्र की ओर जा रही। तो ओवरऑल आपने समुद्र समीर और थल समीर के विषय में समझ लिया। एनसीईआरटी में यह बहुत अच्छा से चित्र के माध्यम से दिया गया है और क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया गया है।
तो आशा करता हूँ कि इस चित्र को देखने के बाद आप समुद्र समीर और थल समीर के विषय में समझ चुके होंगे। तो चलिए मित्रों, तो यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। नए चैप्टर का नाम है एसिड बेसेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षारक और लवण। तो चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।